This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स पे. नाज़रीन, पिछले दिनों स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही और बड़ी तेज़ी से उसमें कुछ चेंजेस लाने की भी कोशिश की जा रही है. वो जो कुछ ड्रॉबैक्स थे या डिफेक्ट्स थे उसको वो दूर करने की खुद कोशिश कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी आज स्टूडियो में सलमान नकवी साहब को, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्स हैं आबा अली हबीब सिक्योरिटीज़ के. एक वेल नोन एनालिस्ट, उनको आप हमारे और शोज़ में भी कॉल पे सुनते रहते. आज उनको हमने इन पर्सन बुलाया. नकवी साहब, वेलकम टू द शो. थैंक यू. आपसे तो हम अक्सर एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहते हैं, लेकिन आज हम चाह रहे थे कि आपसे डिटेल में पूछें कि दो तीन जो अभी आपने रिफॉर्म्स की हैं और जो डीम्यूचुअलाइजेशन की तरफ क्या पेशरफ्त है. और एक और ख़बर कल हमने एक सुनी कि जो 2008 में जिन लोगों को नुकसान हुआ था उनके मामले में नैब पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि उनको जो लॉसेस हुए थे वो सपोर्ट फंड से उनको पैसे दिए जाएं. इन इश्यूज़ पे और आपसे बात करेंगे. और आज जो मार्केट माशाल्लाह बहुत चल रही है उस पर भी हम आपसे पूछेंगे. ये तो बताइए कि ये जो दो तीन चीज़ें आपने तब्दीली लाने की कोशिश की. देखिए, मार्केट हमारे सामने आ गई, पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं. नाज़रीन, इस वक्त भी मार्केट जो है सबसे बड़ी बात यह कि टोटल वॉल्यूम जो है हम देख रहे हैं इस वक्त 56 मिलियन का ऑल शेयर्स का, विच इज़ वेरी वेरी गुड कंपेयर टू आज से 1-1.5 महीने पहले जो हम यहाँ हालात थे कि 20-25 मिलियन पे टोटल वॉल्यूम चला गया था. आज आप देखिए कि अभी मार्केट खुले हुए कुछ ही देर हुए और 56 की टर्नओवर आ गई. 84 पॉइंट बढ़ा हुआ है इंडेक्स 100 और 5330 इंडेक्स बढ़ा हुआ है. ऑल शेयर 55 बढ़ा हुआ है. डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं ये? पहले तो थोड़ी सी आजकल की जो पिछले 15-20 दिन में हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है आपके मार्केट में, उसके वजूहात बताइए, फिर रिफॉर्म्स पे जो मैंने सवाल किया था. देखिए, मार्केट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, मार्केट वैल्यूज़ इंटैक्ट थी, बड़ी लो पी पर चल रही थी. इसका इशू ये था कि वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहा था इन्वेस्टर्स का. उसके लिए सबसे बड़ी वजह उसकी कैपिटल गेन टैक्स जो इम्प्लीमेंट करा गया था, तो उसमें कुछ टेक्निकली खामियां ऐसी थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स रिलक्टेंट थे मार्केट में आने के लिए. तो बड़ी सरतोड़ कोशिश की गई उसमें एपेक्स रेगुलेटर ने, स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने, और उसके बाद जाके एक फार्मूला पर जाके जो है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री और एपेक्स रेगुलेटर मुत्तफ़िक़ हुए और उसके बाद जब उसे अनाउंस करा गया कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से, और जो उसमें ख़दशात थे इन्वेस्टर्स के वो दूर किए गए हैं. उसके बाद से हमने देखा है कि मार्केट ने टर्न अराउंड लेना शुरू किया है और आज अल्लाह का शुक्र है वॉल्यूम्स में भी इम्प्रूवमेंट है. और सिमिलरली जो अनाउंसमेंट सीज़न चल रहा है, वैल्यूज़ जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक्स के, ऑयल कंपनीज के, फर्टिलाइज़र के, सीमेंट के बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए, क्योंकि एंग्रो का कंसर्न ये था कि 6 महीने से उनका प्लांट बंद पड़ा था. देखें, फिर भी कंसोलिडेटेड बहुत अच्छा सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं, फर्टिलाइज़र की डिमांड है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है. एंग्रो का सबसे बड़ा प्लांट है यूरिया का, और बावजूद इसके हार्डली 5-6 महीने उसको गैस मिली है और उसका प्लांट बने और उतने अच्छे प्रॉफिट में. उसका एंग्रो का एक फर्टिलाइज़र ही उसका हिस्सा नहीं है. उसके पास एंग्रो फूड भी है, एंग्रो पॉलीमर भी है, एंग्रो पावर भी है. तो कंबाइन इफेक्टिवली अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही है एंग्रो की, अगर आपने इंडिविजुअल पूछा है. तो ये वो वजूहात हैं जब ये गवर्नमेंट ने एड्रेस किया इन इशूज़ को, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जो है थोड़ा सा देर से सही लेकिन बहरहाल इस बुनियादी इशूज़ को देखा. इन इशूज़ के लिए अभी एक फॉर्मेलिटी होना बाकी है, मोडेलिटीज़ बनेंगी और इनके एसआरओज़ आएंगे. तो वो अभी जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ फर्दर आप मार्केट में जो है इम्प्रूवमेंट और वॉल्यूम्स में इजाफा देख सकें. डॉक्टर साहब, ये जो कैपिटल गेन टैक्स कब नाफिज हुआ और उसका इम्पैक्ट कब से है हमारे पर? ये जो आप कह रहे हैं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट कब से आना? 2010 में ये नाफिज हुआ था और उसके बाद से जून यानी फिर जैसे फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ 2010 में ये नाफिज हुआ. जी हाँ. और उसके बाद से लोग घबराने लगे कि क्या होगा नहीं होगा. अच्छा, इसमें ये क्या चक्कर था कि इंडिविजुअल से पूछा जाएगा कि ये तुम 50,000 रुपया कहाँ से लाए? ये था एक्चुअली बहुत से फ्लॉज हैं इसमें. बहुत सारे हैं.
उसमें ये था कि अगर शेयर आपने 1 साल के पहले ख़रीदा हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन अब वो जो शेयर बेच रहे हैं तो इन्वेस्टर तो ये क्लेम कर सकता है ये तो मैंने पहले का ख़रीदा हुआ है, जो मैंने करीब में ख़रीदा था वो तो मेरे पास है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुश्किल थी हल करना। उसके साथ साथ डबल टैक्सेशन, कई जगह टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जाके फिर एक और टैक्स दें, फिर तीसरी चीज़ चलें टैक्स देने पे किसी को एतराज़ नहीं है, वो भी गेन पर है। उसमें सबसे बड़ा जो हरासमेंट का लॉस पे क्यों नहीं उसको दिया जाए कुछ सब्सिडी? लॉस का कंपनसेशन भी दुनिया मिलना भर में चाहिए, ये वो नहीं तरीका है कि जी अगर जी आप किसी दुनिया गेन भर पे में लेते हैं तो फिर लॉस पे भी दें, लॉस पर भी दें, उसको कंपनसेट गरीब करना को चाहिए जो लॉस हो गया जी हाँ। लाखों का तो उसको कुछ तो आप उसको टैक्स भर दें। कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं है। जी नहीं। ये अच्छा, तो फिर unfair उसके था साथ ना। साथ जो हैरासमेंट का इशू था, कुछ करप्शन उसमें जिस तरह से वाकयात हुए कि 10-20 हज़ार कि इन्वेस्टमेंट वालों से भी पूछा गया ये पैसे कहाँ से आए, क्या है, तो एक हरासमेंट आती है, एक खौफ हरास होता है, तो इस तरह से कैपिटल फ्लाई कर गया यहाँ से, दूसरे सेक्टर की तरफ गया, बैरून मुल्क गया, बांग्लादेश गया, मलेशिया गया, बहरहाल यहाँ से बांग्लादेश का वो जिक्र पैसा आया तो मैं निकल बांग्लादेश गया। के बारे में पूछना चलूँ क्योंकि शायद इन दोनों स्टोरीज में कुछ कॉमनलिटी हो कि बांग्लादेश वालों को एक बैक ख्याल आया कि अरे वो ब्लैक मनी जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है और ये बहुत गलत काम है, इसको रोकने के लिए पता नहीं उन्होंने क्या लॉज लगाए। इसी किस्म का कुछ था कि ये पूछना कि भाई आपने कहाँ से लाया पैसा। उसका नतीजा ये हुआ कि वो स्टॉक मार्केट बीच में बंद ही हो गई 31% गिरने के बाद, एक क्योस क्रिएट हो गया। अब ये जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, ये क्यों इस तरह के बचकाना हरकत करती हैं? क्या इससे आप ब्लैक मनी को कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, बांग्लादेश के बारे में तो नहीं, लेकिन जैसे हमारे मुल्क में होता है तो अमूमन कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उसका नुकसान बहुत हो जाता है, कैपिटल फ्लाई कर जाता है, इन्वेस्टर शायद ये नहीं जो टैक्स देना चाहते हैं जिनका जेन्युइन ज़रूरी नहीं है ब्लैक मनी हो, है ना, वो कई जगह टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन खौफ की वजह से वो साइड लाइन हो जाते हैं। बजाय इसके कोई टैक्स एमिनिटी स्कीम बनाई जाए, कोई इस तरह का सिलसिला करा जाए कि और पैसा आए, और उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट आती है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट निकलती है तो ग्रोथ गिरती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ऐसी स्कीम्स लाई जाएं जिसकी बजाय पैसा जाने के पैसा आए, बल्कि दूसरे मुल्कों का भी पैसा आए। तो ये गलती होती है मैं समझता हूँ, और उसका नतीजा आपने जो देख लोग लिया। समझते हैं कि बहुत स्मार्ट हम प्ले कर रहे हैं, ये बड़ी मुर्गी अंडा दे रही है, इसको काट के खाई जाओ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ले लो जी शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल, लेकिन आखिर में देखिए पाकिस्तान के केस में भी उनको विड्रॉ ही करना पड़ा ना। जी अब ये 2014 की बात हो गई, 2014 में फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल एक गलत इनिशिएटिव था, तभी नहीं तो विड्रॉ विड्रॉ नहीं हुआ है, वो पूछगछ नहीं की, ऐसा नहीं है, मतलब उसको कोई ये ना समझे कि टैक्स खत्म हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, नहीं नहीं। अच्छा, उसमें- कैपिटल गेन टैक्स लागू है? जी जी वो लागू है, उसका कलेक्शन सिस्टम बजाय एफबीआर के वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी के पास आ जाएगा, और उसके बाद उसका एक तरीक़ेकार होगा और टैक्स लाजमी होगा, रिटर्न्स भी फाइल होंगे, लेकिन कोई एफबीआर का बंदा डायरेक्टली इन्वेस्टर को कांटेक्ट करके नहीं पूछेगा कि भाई ये आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से, क्योंकि वो टैक्स नेशनल क्लियरिंग कंपनी को भर रहा होगा, और ये छूट मिली है 2014 तक। अच्छा, जो आपने टैक्स रिटर्न की बात की, तो इन्वेस्टर कहाँ टैक्स रिटर्न जमा करेगा? नहीं नहीं, तो इस तरह से होगा कि जो नेशनल क्लियरिंग, अब ये मोडेलिटीज़ बनना है, ये बन रही हैं, क्योंकि टैक्स रिटर्न की जो आपने बात की ना, यही काफ़ी है लोगों को फिर से भगाने के लिए। नहीं नहीं, क्योंकि अगर आपने टैक्स रिटर्न भरा सीवीटी देते रहे तो वो तो आ जाएगा। लेट मी जी, फिनिश। सीवीटी हम देते थे, फिक्स टैक्स था हर ट्रांजैक्शन पे, बिल्कुल। तो जस्ट लाइक वो एक फिक्स टैक्स था। अब अगर गेन होता है तो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑटोमेटिकली ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगी जो उसको 10% या 8% जो भी वट एवर द रेशो उसको डिडक्ट कर देगी, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देगी बाकायदा, ये टैक्स हमने अच्छा आपसे अच्छा, आपसे काटा है। ये रिटर्न और आप रिटर्न जब फाइल करेंगे वो सर्टिफिकेट आप दिखा उसमें सकते हैं कि दिखा हमने देंगे टैक्स कि दिया हमने हुआ ये है। टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, इसी तरह जैसे आप डिपॉजिट रखते हैं और उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं, जो विथ होल्डिंग टैक्स जी, कट रहा होता है, वो आप शो कर सकते हैं टू एफबीआर कि हमने ऑलरेडी इतना टैक्स हमने ऑलरेडी इतना टैक्स दिया हुआ चलिए ये फिर भी बेहतर हो जी गया। हाँ। लेकिन अगर है। ये अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट पे टैक्स होना नहीं चाहिए। मैंने फिर कहा कि इन्वेस्टमेंट, मलेशिया की मिसाल है, कुछ दिनों पहले उनके प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मलेशिया की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमने इन्वेस्टमेंट पर कभी टैक्स इसलिए नहीं लगाया कि इन्वेस्टमेंट की वजह से ग्रोथ बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और आज मलेशिया की तरक्की का ये राज है।
तो इन्वेस्टमेंट पर तो आप कोई टैक्स लगाना नहीं चाहिए, उसे फैसिलिटेट करना चाहिए। जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे मुल्क में, जितनी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उससे हमारे मुल्क की में डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बहरहाल ये सोचना, और जब ये सब कुछ होगा तो जाहिर है टैक्स भी गवर्नमेंट को मिलेगा, नेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और ट्रिकल डाउन अब इम्पैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने मिल जाएंगे इसी वजह से। डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कॉम को सोचना चाहिए कि वहाँ जॉब क्रिएट होगी, जी हाँ। तो आपके बेसिक प्रॉब्लम तो खत्म होते खास हैं। तौर पे इन हालात में स्पेशली, हाँ। फिर अगर हालात बहुत अच्छे जा रहे हो, जैसे कि 2008, 7 और 2006 में हमारे मुल्क की जो मईशत थी वो मैं समझता हूँ कि अपनी हिस्ट्री की रिकॉर्ड हाई पर थी, बेहतरीन हालात थे, तो हालात बहुत अच्छे जा रहे हो तो उस वक्त आप टैक्स लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाते हैं इस हालात में जिसमें इन्वेस्टमेंट भी निकल रही है, मईशत भी नीचे जा रही है, इंटरनेशनल मार्केटें भी ख़राब हो रही हैं, हर तरह की सूरत हाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पहले तो ये होता था कि हमारी मईशत खराब है, अब तो यूरोप की मईशत भी खराब है, अमेरिका की भी मईशत खराब, ये और एक अजीब सिचुएशन है, और ये आगे यकीनन इससे पहले हम उनको देख के रश करते थे कि जी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ इस लिविंग वक्त ये है। हमारा सबसे बड़ा जो दारोमदार है रेमिटेंसेस पर है। देखना है कि आया इस यूरोपियन क्राइसिस में, और जो हो सकता है आगे जाके ईरान से जो टेंशन बढ़ रहा है उसके बाद हमारी रेमिटेंसेस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये मैं समझता हूँ एक थ्रेट है। इस सूरत में तो हर हाल में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए और उसकी पहले से मंसूबाबंदी करना चाहिए, वरना अदरवाइज जिस तरीके से हमने एनर्जी की मंसूबाबंदी नहीं करी थी पहले से, तो एक बहुत बड़ा एनर्जी का शॉर्टफॉल हमने पाकिस्तान में देखा, एनर्जी क्राइसिस देखा, गैस भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को और इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने। तो मैं समझता हूँ इसकी प्लानिंग जो है वो पहले से करनी चाहिए कि आया इंटरनेशनल जो सूरत हाल है इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट को मैं समझता हूँ हर हाल में इनकरेज करने की ज़रूरत है, उससे फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, ना कि उस पर टैक्स लगा के उसको हैरासमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सोचना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट या जो भी है ये पाकिस्तान की है, ये एक इलाके की नहीं। स्टॉक मार्केट क्या है, एक आम पब्लिक को इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में करने का एक मौका देती है, एक वाया मीडिया है ये। इसको, ये तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये आपके ज़रिए कोई शेयर खरीदता है, बेसिकली वो कंपनी को पैसा जा रहा होता है, आप क्या करते हैं, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आपसे कोई बुक्स लेना या आपके पीछे पड़ जाना तो कोई सेंस नहीं है। या जो गरीब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है अपने मुल्क की तरक्की के लिए, उसको छेड़ना कि भाई तू क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। और ऐसे नहीं है, अच्छा भाई आप यहाँ नहीं करेंगे, दुनिया भर में जगह है इन्वेस्ट करने, पूरी दुनिया बना रही है, फिर बाहर चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, मजे की बात ये कि फिक्स सिक्योरिटीज जो सेविंग स्कीमें हैं उसमें कोई पूछगछ नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, जितनी ब्लैक मनी लगा दें, कुछ भी कर दें, वहाँ कोई पूछगछ नहीं है, ये अजीब सिस्टम है। जितना बॉन्ड खरीदे आप, स्टैंडर्ड देखें, डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो ये तो या तो वहाँ पर भी सिस्टम। अच्छा, इस मुल्क में ब्लैक मनी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही इसलिए नहीं है कि आप, सबको पता है कि आप यहाँ से दुबई पैसा भेज दें हुंडी के जरिए, फिर मंगा लें और ख़त्म हो गई बात 2% का कॉस्ट है, जी ख़त्म हो गई। तो ये जब आपने महबूब हक साहब ने एक ज़माने में ये इनिशिएटिव लिया कि जी ये बाहर से आने पैसे कोई पूछगछ नहीं होगी, तो ले लिया आपने एज ए कॉम, और शायद अच्छा ही लिया, उसकी वजह से रेमिटेंसेस इतनी आ रही हैं और तरक्की है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप मलेशिया वालों को देखिए, उन्होंने कहा जी बस इन्वेस्टमेंट आने दो, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो 1000 फ़ायदे होंगे, और उससे हमें डायरेक्ट पैसा मिले ना मिले उससे डजेंट मैटर, इनडायरेक्टली आपको देखना चाहिए। नकवी साहब, अब आता हूँ क्योंकि आपने इन्वेस्टर की बड़ी बात की, और माशाल्लाह आप कुछ हालात भी अच्छे हो, आज आप मुस्करा रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं आपके मार्केट के अच्छे होने पे। कुछ जो लोगों को तकलीफ़ हुई थी 2008 में, जब कुछ हाउसेस बंद हो गए और कुछ क्लेम्स अनसेटल्ड रह गए थे, तो अब जो, क्योंकि आपने जो रिसेंट रिफॉर्म किया है उसमें प्रोटेक्शन फ़ंड जो था उसको बढ़ा दिया है, 2.5 करोड़ से 7.5 करोड़ कर दिया है, तो कुछ हाउसेस जो बंद हो गए थे और जो जिनके मालिकान शायद यहाँ हैं भी नहीं, उनको की तरफ अब आपकी तवज्जो जाएगी ये स्टॉक एक्सचेंज की, उनको कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, देखें उसमें स्टॉक एक्सचेंज मैं समझता हूँ जो मैनेजमेंट है, जो भी आप अपने हद तक कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो भी जिन लोगों को नुकसान हुआ, जिनके क्लेम्स हैं, मैं समझता हूँ उसके लिए वो बेस्ट कोशिशें अपनी कर रहे हैं। इसमें मज़ीद आप कुछ और ज़रा एक्सप्लेन करिएगा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये अगर आप चाहें बताना कि 2008 में कितने हाउसेस बंद हुए, डिफ़ॉल्ट करके चले गए, कुछ को तो नीलाम किया गया, और लोग, एक कंसेप्शन ये है आम आदमी का
कि बहुत सारे लोगों को फुल क्लेम नहीं मिला। किसी का अगर 100 इन्वेस्टेड था तो उसको किसी को 10 मिल गया, किसी को 20 मिल गया, एक बड़ा लॉस हुआ है। 2008 का जो क्राइसिस था, और वो समझ लें जमहूरी 2008 ही में मार्केट ने ऑल टाइम हाई अचीव किया था, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स बने थे 2008 के शुरू में, क्योंकि इन्वेस्टर्स की ये थिंकिंग थी कि डेमोक्रेसी आई है और डेमोक्रेसी का डिविडेंड उन्हें मिलेगा। आप यकीन करें ये सोच बहरहाल बड़ी नाअहलियत हुई जब लगातार 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर साहब चेंज हुए, और जो आए फाइनेंस शौकत तरीन साहब, उन्होंने तो टैक्स वैक्स लगा के और बेड़ा गर्क कर दिया स्टॉक मार्केट का, और जो है यहाँ वादे करके गए कि हम एक्शन लेंगे और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसकी वजह से 3-3.5 महीने स्टॉक मार्केट बंद रही, जो दुनिया में आज तक कोई भी स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुई है। 3.5 महीने रिकॉर्ड है हिस्ट्री में। जी रिकॉर्ड हिस्ट्री में। जाहिर है 3.5 महीने स्टॉक मार्केट बंद रहे, मईशत का हाल बुरा हो, कर्जे ले रहे हो IMF से डबल ट्रिपल। नकवी साहब यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स पे, हमारे साथ नकवी साहब मौजूद हैं। सलमान साहब से अभी ये बात हो रही थी कि क्यों मार्केट बीच में इतनी डिप्रेशन में रही और क्यों अब जो है ना बेहतर होती जा रही है। सबसे पहला इशू तो उन्होंने बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया कि जो कैपिटल गेन के बारे में लोगों को कंसर्न्स थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो गए। उन्होंने ये बताया है कि वो टैक्स ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उनका तरीक़ाकार ऐसा हो गया है कि FBR बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। नेशनल क्लियरिंग जो भी गेन होगा वो टैक्स ले लिया करेगी विदाउट मच मॉडरेशन। तो अब हमने आखिर में उनसे बात करा था कि जो 2008 में कुछ इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था उस सिलसिले में क्या हो रहा है, वो बता रहे थे कि उस पर क्या प्रोग्रेस है। डॉक्टर साहब आप अभी ये बताना शुरू किया था आपने कि 2008 में क्यों मार्केट बंद रही, और आपने कहा कि रिकॉर्ड टाइम जी हाँ बंद रही, और पर शायद दुनिया में 3.5 महीने तकरीबन बंद रही, और मैं समझता हूँ वो फेल्यूर था गवर्नमेंट का, जमहूरियत का, तो जिस पर लोगों ने भरोसा किया था। और जाहिर है 3.5 महीने एक चीज़ जब बंद रही है और जब वो खुलेगी तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था सेलिंग का फॉरेनर्स की तरफ से। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केटें भी साइड बाय साइड घटना शुरू हो गई, ये बदकिस्मती। फॉरेनर्स की सेलिंग आ रही थी, फ्लोर लगा हुआ था, माल बिक नहीं सकता, वो सब जमा होता। तो एक साथ मार्केट जो है वो यानी 12,000 या 13,000 पर इंडेक्स बंद हुआ, खुला है वो 4,000 4,500 पे जाके मार्केट रुकी है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर मार्केट में आया, जिसकी वजह से कई ब्रोकरेज हाउसेस प्रॉब्लम में आए, और स्पेशली 4-5 ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो बंद हो गए, और उन्हीं के क्लेम्स हैं उनके लोगों के जो प्रॉब्लम में है। तो वो एक बंद होना रीज़न था, उन ब्रोकरेज हाउसेस की नीयत ख़राब नहीं थी, ना ही उनका कसूर था। अगर हुकूमत उस वक्त थोड़ी सी भी सपोर्ट करती, थोड़ा सा भी अच्छे फैसले करती, थोड़े से 10 भी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि हुकूमत की तवज्जो शायद स्टॉक मार्केट की तरफ या मईशत की तरफ है ही नहीं सिरे से। थोड़ा सा भी करती, ऐसा हरगिज नहीं होता, मार्केट थोड़ा सा घट के संभल जाती। उस जमाने में और मार्केट्स भी गिरी, चाइनीज मार्केट 35% गिरी, रशियन मार्केट खुली रही, और गवर्नमेंट मुसलसल पीछे खड़ी बिल्कुल रही, हर तरह की सपोर्ट, क्योंकि यही मार्केट गवर्नमेंट बार एश्योर कराती रही कि ये की वजह से आपका PTC 120 रुपए में प्राइवेटाइज हुआ है, UBL 200 रुपए से ऊपर जो है प्राइवेटाइज हुआ है। इस मार्केट ने आपको करोड़ों डॉलर के कर्जे दिलाए हैं, करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है। और एक वक्त में तो हमारी जो मार्केट थी, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो सिर्फ हमारी एक स्टॉक मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टर एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म समझता था, यहाँ से न्यूज़ लेता था कि मईशत आपकी कहाँ है। डॉक्टर साहब फिर से हमारे पास ग्राफ मौजूद है, देखिए खबर तो अच्छी लग रही है। 91.78% इंक्रीज़ है अब तक। मार्केट ने पीक लिया है 12,651 का, और अभी भी तकरीबन पीक के करीबी है, और 38 पे खड़ी है, 12,638। और अब हम 30 इंडेक्स भी देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो माशाल्लाह आज भी सस्टेन कर रही है, और 12,600 प्लस का लेवल अल्लाह करे ये सस्टेन हो और आगे बढ़े। प्लीज़ आप 30 को भी देख लें एक नज़र, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का इजाफा, 11,739, और
अब अगेन इसके जो पीक थी 11,779.97, अभी पीक से थोड़ा नीचे है, लेकिन एक तो आपसे मैं बाद में ये 30 और 100 को भी समझना चाहूँगा, क्योंकि आजकल इंडेक्स की भी बड़ी बातें हो रही हैं कि इंडेक्स की जो सेंसिटिविटी है उसको चेंज किया जाए। कुछ शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए अकॉर्डिंग टू द रियल वॉल्यूम और रियल, तो वो बाद में पूछूंगा। अब इस पे कंटिन्यू करें कि जो लॉसेस हुए, कितने लोग हैं जो अभी भी बेचारे नाराज़ बैठे हुए हैं या तकलीफ में बैठे हुए हैं कि स्टॉक एक्सचेंज डे या गवर्नमेंट ने एज ए होल जब उनको इतने बड़े लॉसेस हुए तो उसको सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट का तो आपने कहा कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती तो ये 3.5 महीने बंद रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बीच में आ जाती गवर्नमेंट, कोई सपोर्ट कर देती प्रॉपर तरीके से, जैसे और दुनिया में हुआ। क्या रशिया की मार्केट 35% गिर गई थी तो वो गवर्नमेंट छोड़ देती तो वो शायद पता नहीं वो भी बंद हो जाती। जी बिल्कुल। और उनके भी सारे ब्रोकर बस्ट हो जाते हैं, जाहिर है ब्रोकर के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो कोई कारू का खजाना तो है नहीं उसके पास। तो बहरहाल ये सिलसिला रहा है। अभी क्लेम्स कितने होंगे आपके ख्याल में आउटस्टैंडिंग? क्लेम्स इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है, मगर ये मैं जानता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है वो पहले भी और अभी बहुत इसमें सरतोड़ कोशिश करी, जितना बेस्ट वो कर सकते हैं करने, क्योंकि इस तरह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है बिल्ट ये पुराना आंसू धुल जाए तो फिर जो है ना लोगों को मजीद कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल होगा कि जब हम बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज गारंटी, तो वाकई गारंटी एक चीज़ है। जी हाँ। और मौजूदा इसमें अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हमारे सामने जो इकोनॉमिक्स में जो मईशत में जो चैलेंजेस हैं उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मुसलसल बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो है सर्कुलर डेट का इशू जो है ये इसको जल्द अज जल्द हुकूमत को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस है पूरे पाकिस्तान में, उसका एक बहुत बड़ा। तो इस वक्त अगर हम टारगेट पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो सर्कुलर डेट का इशू है। उसके साथ साथ फिर हमें अब IMF के कर्जा की किस्तें देना शुरू होंगी अगले। अच्छा, आज मैंने अभी पढ़ा कि 1.2 बिलियन हमें देना इसी महीने, और उसके लिए 600 बिलियन की मिलियन बोरो कर रहे हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से। देखें उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो कुछ पैसे एहतिसालात से आने थे, कुछ कोalition सपोर्ट फंड से आने थे, कुछ 3G लाइसेंस की ऑक्शन है, इन चीज़ों को मिला के ये था कि इस साल की पेमेंट जो है वो हम निकाल लेंगे। तो बहरहाल अभी वो भी देखना है किस तरह से हुकूमत मैनेज करती है। अगर मैंने तो सुना था बीच में कि वो मार्च कर दिया, उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन आज की खबर ये है कि इसी महीने देना है, फरवरी में। बहरहाल इस महीने इसके लिए वो 600 मिलियन अब फिर से बोरो कर रहे हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से। हो सकता है ये बोरिंग तो आपकी कम ना हुई ना, एक तरफ से आपने इधर से लिया उधर दे दिया। एक्चुअली ये देना भी इस तरह से था कि IMF से कोई पैकेज की डील चल रही थी, फिर कुछ पैसे आना है, वो देखना है। वही मैं बस कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है। यानी पहला तो मैंने सर्कुलर डेट का बताया, दूसरा ये मैं बता रहा हूँ कल कुछ उसमें रेजोल्यूशन आई है, पेप्को को आ रही है, हो जाए, कह रहे कि जो बैंक से दिला देंगे हम 193 मिलियन। एक्चुअली वो जो कर्जा है हुकूमत उसकी गारंटी ले लें, मुख्तसर में आसान अल्फाज में बता देता हूँ, लोग समझ लें। जो भी सर्कुलर डेट में अमाउंट फंसा हुआ है उसको अगर हुकूमत गारंटी ले लेती तो वो कर्जा जो है वो गारंटीड हो जाएगा और बैंकों पर से भी प्रेशर हट जाएगा और कंपनीज पर भी। तो इस पे जो भी है डेवलपमेंट हो रही है। ये आप ये जो आप पहले भी स्टॉक के बारे में भी कहते रहे कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद से उतना फोकस है ही नहीं इकोनॉमी पे जितना होना चाहिए। अब जैसे गारंटी की बात करें, गारंटी तो गवर्नमेंट दे सकती है ना। ये आप यूँ कह लें कि अगर हम इसको इतना डिले करके अगर करें भी तो क्या फायदा, जो डैमेज हो रहा है। में देखें तो शायद इस हुकूमत का सबसे बड़ा अगर नाकामी है तो वो यही है कि मईशत की तरफ इनकी तवज्जो कम रही है। और मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन ईयर है और इसमें यकीनन सबसे ज़्यादा तवज्जो ने मईशत पर देना चाहिए। मैं एक मुहावरा आपको बताना चाहता हूँ ताकि थोड़ा मिजाज भी चेंज हो, माहौल भी चेंज हो। कि मुहावरा नहीं, सॉरी, हकीकी बात है। जब चंगेज़ खान ने हमला किया था बगदाद पे तो 30 मील दूर था, तो फ़ौजें उसकी तैयार थीं और बगदाद में बहस हो रही थी कौवा हलाल है या हराम है। तो एग्जैक्टली हम अगर मीडिया देखते हैं शाम में बैठ के तो उसमें मेमोगेट आ रहा होता है, उसमें 20वीं तरमीम, फिर 420वीं तरमीम, उसमें NRO, उसमें जजों की तकर्रुरी, जजों के तबादले, मईशत की कोई एक चैनल भी बात नहीं कर रहा होता है। हम खड़े कहाँ हैं, $91 पे चला गया है, इन्फ्लेशन कहाँ है,
इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है नहीं आ रही है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, एनर्जी नकवी साहब, इस पे मैं हम लोग क्रेडिट लेंगे कि बिजनेस प्लस एक वाइज चैनल है जो बोलता है। बिल्कुल, ये आपने सही राइट टाइम पे आपने शुरू किया और आप लोग हैं, बाकी जो बिजनेस प्रोग्राम करते थे वो क्योंकि हम ये समझते हैं कि असल इशू यही है, वो जो आपने बोले कौवा और हलाल हराम वाला इशू जो है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चैनल मीडिया जो है वो दो सियासतदानों को बुला के लड़ा के देखते हैं और खूब बिकता है, खूब इश्तेहार आता है, हमारा इश्तेहार नहीं आता। जी हाँ, वो उसमें लग गए, लेकिन वो पैसे कमा रहे हैं मगर कौम को हकीकत नहीं बता रहे हैं और डायरेक्शन कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो असल फोकस मईशत पे होना चाहिए। देखिए, जब हम आप जैसे लोगों को बुलाते हैं, आप लोगों को इतना तजुर्बा है, दिन रात आप इस पे ही सोचते रहते हैं, आपका ब्रेड एंड बटर यही है जी। और कोई भी चीज़ आइसोलेशन पे तो होती नहीं है। जैसा आपने अभी खुद ही बात को आगे ले गए, आप अभी हम माइक्रो लेवल पे स्टॉक पे बात कर रहे थे, अब खुद ही वास्ते से मैक्रो पे ले गए, जी जी, पॉलिटिक्स को भी आपने हिट कर दिया साइड में। तो जब हम बात करते हैं तो हम फिर पॉजिटिव बातें भी शुरू कर देते हैं कि भाई कैसे इंप्रूवमेंट आएगी। अभी मलेशिया का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ऐसे अभी कल हम लोग चाइना को डिस्कस कर रहे थे कि भाई चाइना में क्या हुआ, 92 में तो वहाँ आदमी आदमी को खा रहा था। बैंकर्स, जब मैं बैंकर था, $100 मिलियन की उनकी एलसी आती थी, कहते थे कि इसको कंफर्म कर दो, अपने बैंक का ठप्पा लगा दो कि गुड फॉर पेमेंट है। हम कहते थे यार सोच रहे हैं, अभी सोचते रहते थे, क्योंकि हमें समझ भी नहीं आती थी कि वहाँ हो क्या रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सारे इंटरप्रीनियर्स वहाँ से भाग गए, पढ़े लिखे लोग भाग गए, उस मुल्क का क्या फ्यूचर। तो मगर वही मुल्क है आज सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी, भाई क्यों हो गया। कल हम लोग फ्री ट्रेड जोन पे बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं से रास्ते भी बताते रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम इकॉनमी के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, हम पॉजिटिव बातें भी, और किसी न किसी आप जैसे लोगों के ज़रिए सजेशंस आते रहते हैं कि भाई ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर। तो ये है कि इस तरह से हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रिशिएट किया नहीं जा रहा है वो और बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ मेरी पर्सनली, मैं आपको फीलिंग और इसके अलावा जो मेरा इंटरेक्शन होता है लोगों से, वो बिजनेस प्लस को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। और क्या ये भी साथ साथ कहते हैं कि दूसरे चैनल्स को भी ऐसे करना चाहिए। इन्होंने बड़े अच्छा ये सिलसिला शुरू किया और अल्लाह करे कंटिन्यू है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी एफर्ट है और मैं समझता हूँ दूसरे मीडिया को भी फॉलो करना चाहिए। सियासी प्रोग्राम बेशक थोड़े रख लें, ठीक है, मगर पूरा हफ्ता सारा टाइम उनको 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको दे वो उसको रिपीट तो थोड़ा मईशत को भी चले, उस बहस को आप मईशत में कन्वर्ट कर दें तो फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, असल इश्यूज तो सामने आएंगे। असल इश्यूज कुछ नहीं है और लोगों को जिन चीज़ों की समझ भी नहीं है, जिन जो जुडिशरी के मामलात आ रहे होते हैं या मेमो गेट फलाना NRO, लोगों को अलिफ बे उसकी 90, उनको गर्ज है अपनी घर में बिजली आ रही नहीं आ रही, रोजगार है या नहीं है, महंगाई कहाँ जा रही है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। उस तरफ मैं समझता हूँ ज़्यादा इन्हें डाइवर्ट करना चाहिए। जेन्युइनली जो प्रॉब्लम है वो जो मीडिया का फ़र्ज़ है वो उसको दिखाना चाहिए। अच्छा, फिर से मैं वापस आता हूँ क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर मैं भी हर्ट हुआ था 2008 में, तो मैं हुआ है, मेरे और जानने वाले लोग बहुत सारे। हमें कोई, आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलने वाला है? क्योंकि अब सुना है कि नैब भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। नहीं, देखिए नैब का जो फंक्शन है बुनियादी वो ये है कि अगर कोई किसी के साथ जाती हुई है, फ्रॉड हुआ है, किसी ने की है, फ्रॉड किया है उसके साथ हुआ है, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी या जो भी है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये चीज़ें तो 3 साल से हो रही हैं। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, मगर आप लोग एज ए ब्रोकर कम्युनिटी, आप लोगों की भी तो ख्वाहिश होगी ना कि आपके जो बेचारे कस्टमर्स को अगर किसी को लॉस हुआ है, काम अगर आपके पास, देखिए फंड बढ़ा है वो 1.5 करोड़ से 7.5 करोड़ किया आपने। अच्छा, आपके पास कितना फंड पड़ा हुआ है? ये प्रोटेक्शन फंड जो है आप ये एग्जैक्टली फिगर्स की नो हाउ मुझे बिल्कुल नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना था अभी मीडिया में 7.5 करोड़ मेरे ख्याल है वो बढ़ के हुआ है। और उसमें जो इफेक्टेड लोग हैं जिनके शेयर्स प्लेज कर दिए गए थे और वो उनको वापस नहीं मिले, तो इस तरीके से क्लेम्स जो हैं कुछ 5 करोड़ तक के तो सेटल हो जाएंगे ना जी। सुनना ये एडिशनल 5 करोड़ आ गया ना, उसमें ज़ाहिर कुछ एहतियात भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आ रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन होके जो प्रॉपर क्लेम है, जी प्रॉपर क्लेम, बिल्कुल। और जैसे डेफिनेटली अगर इसमें एक और जैसे हम लोग सजेशन दे सकते हैं कि इंशाल्लाह मार्केट अच्छी हो जाएगी, मुल्क भी ठीक हो जाएगा लॉन्ग रन में। अगर मैं 88 से अभी अपने आप को कंपेयर करता हूँ, जब हम लोग बहुत एक्टिवली ओवरसीज़ में इन्वॉल्व हुए पाकिस्तान के फेवर में, तो हमें लोग पागल भी कहते थे, दीवाना भी कहते थे, लेकिन हमारी बात सही हो गई, उनकी बात गलत हो गई। जिस इकॉनमी पे वो दावे करते थे कि अमेरिका में ये हो जाएगा, कनाडा में ये हो जाएगा, वो सब बैठ रही हैं, यूरोप बैठ रहा है, हमारी इकॉनमी उठ रही है, उठेगी ही, बिल्कुल उठेगी। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, इकॉनमी बहुत,
ये जो 8 में हो गया, एक सानहा हो गया, उसमें आपको बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा, आप लोगों का भी थोड़ा कसूर था कि डीम्यूचुअलाइज मार्केट नहीं थी, कुछ लोगों ने मिलकर डिसीजंस लिए अक्रॉस द बोर्ड, तमाम ब्रोकर से तो नहीं ऑन बोर्ड लिया गया था जो डिसीजन हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट को चाहिए था बीच में आती, भाई गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट आके कुछ फंड प्लेज करती, गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देती, अपने इंस्टीट्यूशंस के जरिए बाइंग कराती, बहुत कुछ कर सकती थी जैसे कि दुनिया में और जगह हुआ। वो नहीं किया और बंद रही, उसमें जो लोगों को लॉस हो गया, कुछ उसका जो सियासी एक issue बन नेगेटिव गया था। जो वो एक नाइटमेयर जो गुजर गया 8 का, उसको हम चाहते हैं कि किसी तरह धो दिया जाए। और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप लोगों ने 5-5 करोड़ ऑलरेडी दे दिया लोगों को। अगर सब लोग मिल के कहीं से जो भी प्रोटेक्शन फंड आपके पास है मजीद डाल के तकरीबन 100% नहीं तो कम से कम 50-60% क्लेम जो लोगों का रह गया है, जो हाउसेज गायब हो गए, एग्जिस्ट ही नहीं करें, उनको दे दिया जाए तो फिर काफ़ी जो है ना वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। यकीनन इस पे कोशिश हो रही है। कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, इसी पे अब आता हूँ डीम्यूचुअलाइजेशन पे। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या नुकसानात हो सकते हैं? अभी तो इसमें कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है। डीम्यूचुअलाइजेशन का एक पूरा फार्मूला बना था, बड़ी अच्छी, इसमें ये सारे 2008 और बियॉन्ड 2008 की चीज़ें हैं, और काश अगर वो सिलसिला जो 2008 से पहले चल रहा था वो चलता रहता तो शायद अब डीम्यूचुअलाइजेशन भी हो चुकी होती और पता नहीं हम कितनी अच्छी पोजीशन में इस वक्त सब बैठे होते। बदकिस्मती से जिस तरह स्टॉक मार्केट 3.5 महीने बंद रही, वो फैसले भी सारे कहाँ से कहाँ चले गए उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो अच्छा, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये पुश तो गवर्नमेंट से आना चाहिए ना, क्योंकि उनको जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखना है। जी कुछ ब्रोकर्स हैं जो पुराने किस्म के, वो कहते हैं कि जी ये पुराना सिस्टम ही चलता रहे तो अच्छा है। वो तो शायद इस फेवर में भी एक ज़माने में थे कि जो फिजिकल शेयर का काम होता था वही सही है, मगर आप लोगों ने नेशनल क्लियरिंग बनाया, आप लोगों ने CDC बहुत बनाया। CDC जब बना था लोग काफ़ी उसके खिलाफ थे कि ये क्या है, हम रखेंगे शेयर, ये तीसरी कंपनी कहाँ से आ गई। लेकिन ये जो फंक्शंस को हटाया गया, अलग अलग किया गया, इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई और आपके मार्केट माशाल्लाह 16,000 के करीब पहुंची। ओवर रेगुलेटेड एक हम अकाउंट खोलते हैं तो कम से कम 25 सिग्नेचर्स लेते हैं लोग उससे भी डरते हैं, और उसके बाद जाके अकाउंट, ऐसा लगता है जो सेविंग स्कीमों में आप चले जाएं 10 मिनट में आप खरीद लें, अकाउंट खोलना एक मुसीबत हो गई। इतनी ओवर रेगुलेटेड मार्केट है। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, करते हैं, करते रहेंगे। और वाहिद सेक्टर है जो कंप्यूटराइज्ड है, कम्प्लीटली कंप्यूटराइज। आप पिछले 10 साल का 1 सेकंड का रिकॉर्ड ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, इनलाइन है और बेहतरीन है। और बहरहाल अब यही उसी रिफॉर्म्स का एक तसलसल है कि डीम्यूचुअलाइज मार्केट हो जाए, यानी कि उस तरह की मार्केट हो जाए। कोई डेवलपमेंट नहीं है, होना चाहिए, इस पे सारी चीजें बनी हुई है। मैंने जो आखिरी सुना है कि सेनेट में गया और वहीं रुक गया वो स्टैंडिंग कमेटी में। कुछ वही सियासत पे बात आ जाती है। उनको और चीजों पे ज्यादा तवज्जो है, इस पे है ही नहीं। हालांकि कितना इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा, डीम्यूचुअलाइज मार्केट होती क्या है, जैसा आम हमारे मैं मुख्तसर बस एक, जैसे लंदन वाले की मार्केट डीम्यूचुअलाइज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एक स्टॉक एक्सचेंज होगी, एक रेट होगा, एक ये 3 स्टॉक खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। ये एक पाकिस्तान की स्टॉक होगी, अभी तो कराची स्टॉक एक्सचेंज आता है या लाहौर आता है, और मैं समझता हूँ इसमें सहूलत मिलेगी, दूसरे इलाके के लोगों को भी मिलेगी, वो पार्टिसिपेट करेंगे। वही फैसिलिटीज़ जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर लेता है, जो लाहौर या इस्लामाबाद में, वो एक जगह मिल जाएंगी। तो उसका एक फार्मूला भी बन गया था, और मैं समझता हूँ कि बहरहाल कभी ना कभी ये चीज़ हो जाएगी, उम्मीद अच्छी है। तो अगर अभी सेनेट पे फिर से पुश किया जाए और वो स्टैंडिंग कमेटीज को क्लियर कर दे तो फिलहाल हमारे ये एसआरओ वगैरह आ जाएं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो है। इसलिए कि अभी वो मेरे जहन में कोई मुहावरा नहीं आ रहा, अभी एक चीज़ आ जाए, फिर आगे फिर दूसरी सोचेंगे। तो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। आप इसके फेवर में हैं। जी जी। और एक चीज़ ये बताइए कि अगर ये जो है मार्केट में, इसमें कोई बाहर की कंपनी आएगी आपके ख्याल में अब अभी के हालात में? बाहर की कंपनी, जैसे पहले सुन रहे थे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्टेड है, नहीं देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्टेड है। मैं बता दूं कि अब मार्केट ने चलना शुरू किया है, हम फ्रंटियर स्टॉक्स में हैं, और अगर वॉल्यूम्स अच्छे रहे तो शायद हम MSCI इंडेक्स, जिससे हमें हटा दिया गया था, हम वहाँ आ जाएंगे। और आगे उसके बाद हमारी पोजीशन 2008 में ऐसी थी कि हम उससे भी आगे डेवलपमेंट मार्केट में जाने वाले थे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होती है, उसके करीब करीब थे हम। बदकिस्मती से हम पीछे आ गए। तो वो हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, मुल्की हालात, सियासी हालात, ये सारी चीज़ें मिलके। देखें इंडिविजुअली
जब कोई इन्वेस्टर पूछता है हम उससे बताते हैं एंग्रो, फौजी, फर्टिलाइजर, उसको कोई इतराज नहीं होता, वो ओके। लेकिन फिर वो हमसे कहता है अच्छा बताओ मुल्क का क्या पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, सियासत कहाँ जा रही है, वहाँ जाके इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे और फिर से इंटरनेशनल बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट मैं समझता हूँ अगर आगे घटे, उम्मीद अल्लाह करे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए होगा। जैसे मैंने बताया सर्कुलर डेट का इशू है, IMF से बातचीत है, इंटरनेशनल मार्केट है, अमेरिका यूएस पाकिस्तान रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर कंट्री है, सबसे हम ट्रेडिंग पार्टनर भी वहाँ करते हैं। जी जी। तो हमारा बहुत बड़ा मईशत का दारोमदार उससे ताल्लुकात पर है। इससे ताल्लुकात आगे कैसे रहेंगे, ये वो हमारे बुनियादी बड़ी चीजें हैं जिससे इफेक्ट पड़ रहा है, ट्रिगर्स होंगे हमारी इस, न सिर्फ इस मार्केट बल्कि पूरी मईशत। आपसे एक दफा और बैठ के बात करनी पड़ेगी इन इश्यूज पे, जी जी, स्टॉक से हटके। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको फिर जल्द बुलाएंगे। आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज रिफॉर्म्स पे आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमने कई चीज़ों पे आज फोकस किया। प्रोटेक्शन फंड बढ़ गया है, इंडेक्स में कुछ तब्दीली आ रही है ताकि जो कुछ शेयर्स का जो इतना ज़्यादा वेटेज है लाइक OGTC वो कम कर दिया जाए। और भी स्लोली रिफॉर्म्स आ रही हैं। नकवी साहब ने डीम्यूचुअलाइजेशन को भी सपोर्ट किया फुल्ली और वो कह रहे हैं कि जैसे ये टैक्स का मामला ख़त्म हो जाए तो उस पर हम वो फोकस करेंगे। और अगर मार्केट ऐसी रही तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे कि 2009 से पहले, 8 से पहले बहुत बड़े हाउसेस ये स्टॉक मार्केट वाले इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में 25-30% शेयर लेने का, और वो अगर वो ऐसे ही फिर से वो आ जाएं तो वो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, एक मैनेजमेंट और जो ओनरशिप है वो अलग हो जाएगी, वो प्रोडक्ट्स भी नए लाएंगे और वो खुद पाकिस्तान की मार्केटिंग भी बड़ी पैमाने पे दुनिया भर में करेंगे और उससे जो है ना मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। नकवी साहब ने जाते जाते और बीच में भी बार बार इम्फेसाइज करने की कोशिश की कि स्टॉक एक्सचेंज को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, टोटल जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। इन्होंने अमेरिका के जो ताल्लुकात पे जो अभी डामाडोली हो रही है उस पर कंसर्न शो किया, इंटरेस्ट रेट पे कंसर्न शो किया, इन्फ्लेशन पे, IMF से जो हमारे ताल्लुकात हैं अब जो वहाँ उल्टा हमें देना पड़ रहा है और हमारे पास पैसे नहीं है उस पर उन्होंने कंसर्न शो किया। इनका कहना है कि जनरली जब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई इसने इकॉनमी पे वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज 3 महीने बंद रहा। इनका ये भी कहना था कि दिन रात बैठ के लोग सियासत की बातें करते हैं छोटी छोटी, और एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इसकी एग्जांपल भी दी कि चंगेज़ खान 30 किलोमीटर दूर खड़ा था बगदाद के बाहर और लोग जो है आपस में ये तय कर रहे थे कि कौवा हराम है हलाल है। ये सिचुएशन हमारे मुल्क में है, लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, घंटों घंटों TV पे बहस होती रहती है आपस में, और जबकि जो असल इश्यूज़ हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पास है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। असल इश्यूज़ यही हैं, इसी पे जोर देना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।